ठीक है, जो हम कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ, अक्सर हम कॉन्स्टिट्यूशन में कहेंगे जी रूल ऑफ लॉ, सिर्फ इतनी हेडिंग दे देनी है। तो उसका मतलब क्या होगा कि हर कोई लॉ के अंडर है, लॉ इज अ सुप्रीम पावर। ठीक है, उसके आम शहरी, उसकी जितने मिनिस्टर वगैरह हैं, प्राइम मिनिस्टर है, चाहे हेड ऑफ द स्टेट है, वो भी लॉ के अंडर आता होगा, बराबर होगा। और दूसरे नंबर पे लॉ जो होगा वो रिटन फॉर्म में होगा, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, हर बंदा समझ सके। और लॉ वो होना चाहिए कि जो कि बंदा उस पर अमल भी कर सके, अजीबो गरीब लॉ नहीं बनाने। इसका मतलब होगा रूल ऑफ लॉ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में भी डिफरेंस पहले बता, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में डिफरेंस पहले बता। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बेसिकली आपके ओवरऑल जो मुल्क का कानून है ना, ठीक है, उस पे इम्प्लीमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन है, उनमें राइट्स होते हैं, ठीक है, ड्यूटीज होती हैं। उसके बाद आपके जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर, जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, नीचे सूबाई गवर्नमेंट, उससे नीचे लोकल गवर्नमेंट, उन सब का प्रोसीजर, उनके इलेक्शन से लेकर उनका काम क्या है, ठीक है, उनको किस तरह ऑफिस से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, कितने टर्म के लिए, ईच एंड एवरीथिंग जो रूल्स हम लिखते हैं ना, वो आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द स्टेट। स्टेट सारी बात, स्टेट किस तरह रन हो, स्टेट को चलाना किस तरह है आपने। ठीक है, लॉ तो जो बन गया वो जारी बात है, इनेक्शन वो नेशनल असेंबली से ही होती है। अगर उसमें नेशनल असेंबली को ऐसा बिल पेश कर दे जो कि नहीं होना चाहिए, तो उसमें इंटरवेंशन करती है आपकी जुडिशरी जो होती है। ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं ये लॉ ठीक नहीं है, इसको नहीं आना चाहिए। उसके बाद जब हम कोई भी स्टेट को डिस्कस करेंगे, उसके होंगे 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट। एक होता है एग्जेक्टिव, दूसरा लेजिस्लेटिव, तीसरा होगा जुडिशरी। ठीक है, चौथा पिलर आजकल कहा जाता है मीडिया को। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे तो सिर्फ 3 इन ब्रांचेस को पढ़ेंगे। एग्जेक्टिव मतलब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है, इसमें दोनों में आपको डिफरेंस बता दिया। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो एग्जेक्टिव प्रेसिडेंट होता है। अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसमें जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है एग्जेक्टिव, ठीक है, उसमें होता प्रेसिडेंट ही है, लेकिन जो पावर है वो सारी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर होता है, हेड ऑफ द स्टेट हर गवर्नमेंट में, हर मुल्क में वो प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट जो होगा हेड ऑफ द स्टेट होगा, पूरी स्टेट का। ठीक है, इसी तरह जो स्पीकर होता है नेशनल असेंबली का, वो एक न्यूट्रल आदमी होता है। ठीक है, उसका नॉमिनेट वो आता है किसी पार्टी से, ये सारी बात है, लेकिन आप पार्टी स्पीकर जो होता है, ठीक है, तो आता तो किसी पार्टी से ही है, लेकिन जब वो स्पीकर बनेगा तो वो उस पार्टी की रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा, वो एज अपने आप को न्यूट्रल एक्ट करेगा, करना चाहिए। ये एक लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिखा हुआ है। आगे वो जैसे भी अमल करे ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और सेपरेशन ऑफ पावर की जब हम बात करेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि जो गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेज हैं ना, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ठीक है, तीनों डिफरेंट है और तीनों की पावर है, अपनी फंक्शन डेफिनेटली तीनों के डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर उसका काम अलग है, उसका ज्यूरिसडिक्शन जो अलग है, तीसरे की ज्यूरिसडिक्शन अलग होगी। तीनों एक दूसरे पे चेक भी लगा सकते हैं। चेक एंड बैलेंस का मतलब ये होगा, जिस दिन हम चेक एंड बैलेंस नहीं डिस्कस करेंगे, मीन्स के वो ब्रांचें, उनकी जुडिशियल ब्रांच उनकी एग्जेक्टिव ब्रांच को चेक नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज हैं ऐसे, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रिटन। हाँ, हम ये चीजें जब डिस्कस करेंगे उनका मतलब ये होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और कोई चीज जब हम कहेंगे रिटन या अनरिटन है, ठीक है, मतलब कि वो प्रॉपर फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब होगा कि उसमें अमेंडमेंट करना आसान है या मुश्किल है। आसान तरीका ये होता है कि 51 मेजोरिटी ने कह दिया कि इसको चेंज कर दो, इसमें अमेंडमेंट कर दो, तो वो आसानी से हो जाती है। प्रेसिडेंट भी उसको साइन कर देता है, तो वो मतलब कि वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, एक में जनाब 2/3 आपको चाहिए होती है, नेशनल असेंबली से भी 2/3 आपको चाहिए, सेनेट से भी, उसके बाद प्रेसिडेंट की अप्रूवल भी चाहिए। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये होगा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल।